वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओसांस लव एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है बॉस और उनकी स्मार्ट बेटी से। तो मिस्टर डैड यानी कि बॉस अपनी बेटी से कहते हैं कि मान लो मैंने फिर से शादी करने के बारे में सोचा तो तुम अग्री होगी। ये सुनते ही बेटी के कानों में धमाका सा हुआ। वो बॉस से कहती है ये क्या बोल रहे हैं आप? इसका मतलब आप किसी को पसंद करते हैं और माँ के प्रॉमिस भूल गए कि लाइफ टाइम तक आप बस उनसे ही प्यार करेंगे। इसका मतलब आप उस दूसरी लेडी को शादी करके घर लेकर आएंगे, माँ की जगह देंगे और वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी और मैं बेघर भिखारी बन जाऊंगी, फिर एडिक्ट टीन भी बन जाऊंगी। बॉस ने तो सोचा भी नहीं था कि उनकी दूसरी शादी का डिसीजन इतना खतरनाक होगा। वो बेटी को शांत करवाते हैं, उसे समझाते हैं कि उनकी लाइफ में कोई और नहीं है। वो बस कैजुअली पूछ रहे थे कि मैं भी बेटी अकेला फील करती होगी, पर बेटी बिल्कुल ठीक थी। उसे कोई भी दूसरी माँ नहीं चाहिए, पापा काफी हैं। बेचारे बॉस कहाँ हैंगने को गृहिणी बनाने के बारे में सोच रहे थे और कहाँ उनकी बेटी इतने बड़े दीवार बनाकर खड़ी है। लेकिन बेटी भी कम स्मार्ट नहीं थी। उसे अपने डैड पर बहुत अच्छे से डाउट हो गया था और वो रात में जासूसी करने के लिए डैड के रूम में पहुंच जाती है, उनका फोन चेक करती है और तभी बॉस नींद में हैंगनी का नाम लेते हैं। बेटी को भी फोन में बस हैंग के कॉल से दिखते हैं। वो समझ नहीं पाती कि ये हनी कौन है और डैड के सारे कॉल्स बस हैंग को ही क्यों गए हैं। दूसरी तरफ जब से मो हैंग के घर में वापस शिफ्ट हुआ था, हैंग को तो घर बड़ा सुकून भरा लग रहा था, लेकिन एक पल में ही उसके सुकून गायब हो जाते अगर वो मो को वापस से नहीं रोकता, क्योंकि मो अपना सामान उठाकर वापस घर से बाहर जा रहा था। रीजन मोस्ट डिसअपॉइंट था कि कुछ दिन ही हुए हैं उसे घर से बाहर गए हुए और हैंग ने घर का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। तो अगर वो साफ सफाई नहीं करेगा तो मो नहीं रुकने वाला। बेचारे हैंग को उसकी बातें माननी पड़ी। वो साफ सफाई कर देता है। फिर नेक्स्ट डे दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन लिफ्ट के अंदर मो और बॉस का आमना सामना हो जाता है। बॉस उससे हैंग के बारे में पूछते हैं पर मो बोल देता है कि मुझे नहीं पता। बॉस उसे चिढ़ाते हैं कि हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो अब उसके रूममेट नहीं रहे ना। लेकिन मो उनकी बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत हंसता है। उनको बोलता है आपको हैंग तक कुछ खबर पहुंचानी है तो मुझे बता दीजिए, मैं घर जाकर उसे बता दूंगा। बॉस उसकी बातों से समझ जाते हैं कि मो फिर से हैंग का रूममेट बन गया है, लेकिन ये कब हुआ, कैसे हुआ? मो भी बॉस को जलाता है कि हैंग हर रोज उसके सामने गिड़गिड़ाता था कि प्लीज वापस आ जाओ, मेरे रूममेट बन जाओ। बॉस फिर मो को लंच बॉक्स दे देते हैं और हैंग तक पहुंचाने के लिए कहते हैं। मो लंच बॉक्स ले तो लेता है पर उसके साथ वो क्या करेगा ये तो वही जानता है। इधर हैंग को एक क्लाइंट ने हायर किया था, पर वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि बॉस की बेटी ही थी। लेकिन हैंग अभी भी इस बात से अनजान था। वो नॉर्मल कस्टमर्स की तरह ही उससे भी ट्रीट कर रहा था, घर दिखा रहा था। बच्ची पूछती है कि तुम्हारे ऑफिस में कोई हनी या फिर बी नाम का कोई है, पर हैंग के ऑफिस में तो इस नाम का कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। हैंग उसे बोलता है कि वो दूसरा घर उसे दिखाता है, लेकिन लड़की दूसरा घर देखने से पहले उसे एक कब्रिस्तान में लेकर जाती है। हैंग डर के मारे उससे बोलता है कि हम घर देते हैं लेकिन जिंदा लोगों को, मुर्दों को नहीं। बच्ची उसे सामने के कब्र की ओर इशारा करती है और वहाँ वो एक लेडी की तस्वीर के साथ नाम देखता है और लास्ट नाम उसे कुछ जाना पहचाना लगता है और याद आता है कि वो नाम तो अपने बॉस का ही है। इसका मतलब वो बॉस की बेटी है। ये समझ आते ही हैंग माफी मांगने लगता है और बेटी उसे बोलती है कि ये मेरी माँ है जो ऊपर चली गई है और मेरे डैड ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उनके अलावा किसी और को नहीं अपनाएंगे, इसीलिए उनकी लाइफ में कितनी सारी औरतें आई पर उन्होंने किसी को नहीं अपनाया सिवाय उस हनी के। नींद में उसका नाम ले रहे थे वो और उनके फोन भी चेक करने पर पता चला कि उन्होंने सबसे ज्यादा कॉल तुम्हें किए हैं, तो तुम उनके क्लोज फ्रेंड हो, बता सकते हो उस हनी के बारे में। हैंग उसकी बातें सुनकर और परेशान हो जाता है क्योंकि हनी माने हैंगनी और वो तो वही है, तो फिर बच्ची को कैसे बताए। बेटी उसे बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करोगे उस हनी को ढूंढने में। बेचारा हैंग अपनी मुसीबत लेकर दोस्तों के पास पहुंच जाता है और दोस्त उसे बोलते हैं तो सच बता दो उसे कि तुम ही हैंग हो, लेकिन हैंग ऐसा नहीं कर सकता। दोस्त उसे बोलते हैं तो फिर मो को बता दो
पर हेंग को मो का जवाब बहुत अच्छे से पता था। वो मो की एक्टिंग करता है और बोलता है कि तुम बच्ची को सच बता दो, पर दोस्त उसकी बातों का मीम्स बना देते हैं और उस मीम से तुआ को तो अपने न्यू सॉन्ग के आइडिया भी मिल जाते हैं। तभी फिर से हेंग को बच्ची के मैसेज आते हैं। उसने लिखा था कि कल वो हेंग से मिलने आ रही है। दोस्त तुरंत हेंग को बोलते हैं कि इस मौके का फायदा उठाओ, उसे सच बता दो। हेंग को आइडिया सही लगता है, पर अगले दिन उसके जुबान पे फेविक्विक लग गए। इस बारे में तो वो कुछ भी नहीं बोल पाया, बल्कि बच्ची ऑफिस में सब पर नजर रखने के लिए कहती है कि कौन है वो हनी। एक लेडी को वर्कर हनी टी लेकर आती है और बच्ची तुरंत गेस करती है कि ये वही है। हेंग अपना सर पकड़ लेता है, उसे मना करता है कि वो नहीं हो सकती। इसी तरह से जो भी लड़की बच्ची को दिखाई दे रहे थे वो सबको हनी समझ रही थी और हेंग उसे समझाता है कि सबसे पहले हमें ऐसे पर्सन को ढूंढना चाहिए जो सस्पिशियस हो, और बच्ची की नजर में वहाँ सस्पिशियस पर्सन बस एक ही था, मो, जो तभी से उन्हें छुप छुप कर देख रहा था। हेंग उसे बोलता है कि वो तो लड़का है, पर बच्ची तो ओपन माइंडेड निकली। उसे बस जानना था कि वो हनी कौन है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर दोनों मो पर नजर रखते हैं। मो उस दिन ऑफिस से जल्दी निकला और बॉस का दिया हुआ लंच बॉक्स उसने डस्टबिन में फेंक दिया। दोनों तुरंत डस्टबिन के पास गए। बच्ची तो पहचान गई कि ये उसके डैड का लंच बॉक्स है। हेंग उसे बोलता है अगर वो दोनों डेट कर रहे होते तो लंच बॉक्स वो डस्टबिन में क्यों फेंकता, पर बच्ची का सीआईडी दिमाग उसे बताता है कि ऐसा उसने एविडेंस छुपाने के लिए किया होगा, पर उसकी स्मार्टनेस काम नहीं आई और वो दोनों मो का पीछा करते हुए एक टॉय मॉल में पहुंच जाते हैं। हेंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि ये तो वही टॉय मॉल है जहां वो हमेशा आता है, और भले ही मो टॉयज को नापसंद करने का नाटक करता है, पर उसकी वजह से शायद मो को भी टॉयज पसंद आने लगे हैं। लेकिन उसकी बातों से बच्ची को डाउट हुआ कि हेंग को मो बहुत अच्छी तरह से जानता है, पर हेंग एक्सेप्ट नहीं करता। उसे बोलता है हम तो साल में एक ही बार बात करते हैं। लेकिन दोनों की जासूसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। हेंग को वहाँ के शॉप के ओनर बहुत अच्छे से जानते थे, तो बार बार उससे बात करने के लिए आ जा रहे थे और इसी वजह से उन्होंने मो को खो दिया। मो की जासूसी की वजह से बच्ची घर थोड़ा लेट से पहुंची, लेकिन डैड से पकड़ी गई। वो बहाना बना देती है कि फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर गई थी। डैड उसे बताते हैं कि इस सैटरडे को वो क्लाइंट के साथ मीटिंग में जाएंगे, इसीलिए उसे स्कूल से पिक नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्ची को पता था कि क्लाइंट कौन है। इधर हेंग भी घर काफी लेट से लौटा। मो पहले से ही घर में परेशान बैठा था क्योंकि हेंग के टॉयज के पैकेजेस कुछ ज्यादा ही ओवरलोड हो रहे थे। हेंग के आते ही वो उसे डांट लगाता है, पर हेंग अंदर से हंसता है कि मो तुम भले ही नाटक करो, पर तुम्हें पसंद है टॉयज। वो मो से पूछता है कि अब बताओ ऑफिस के बाद कहाँ गए थे तुम। मो थोड़ा नर्वस हो जाता है और किचन में भाग जाता है। तभी हेंग को बच्ची के कॉल आते हैं। वो हेंग को सैटरडे के बारे में पूछती है कि वो फ्री है क्या, क्योंकि डैड उस हनी के साथ डेट पर जाने वाले हैं, उसका बर्थडे है। हेंग को समझ नहीं आया कि किसका बर्थडे हो सकता है, क्योंकि बॉस ने उसे तो कुछ भी नहीं बोला है, पर याद आया उसे कि इस सैटरडे को तो उसी का बर्थडे है और कहीं बॉस उसे सरप्राइज पार्टी तो नहीं देने वाले। ये सोचकर उसका दिमाग और घूम जाता है। अगले दिन बॉस हेंग को अपने कैबिन में बुलाते हैं। उसे बोलते हैं कि सैटरडे को फ्री हो। हेंग को सिचुएशन पहले से ही पता था, इसीलिए वो तुरंत बोलता है नहीं, न्यू ईयर के साथ प्लान है मेरे, बैडमिंटन खेलने जाना है। पर तभी न्यू ईयर अपनी भोली शक्ल लेकर वहाँ पहुँच जाता है। बॉस को बोलता है कि मेरी मॉम की तबीयत खराब है, मुझे छुट्टी चाहिए मंडे तक। बस बॉस उसे मंडे क्या ट्यूसडे तक छुट्टी दे देते हैं। बेचारा हेंग का बहाना भी उसके काम नहीं आया, तो अब बॉस उसे सरप्राइज देने के लिए सैटरडे को डिनर पर बुलाते हैं। हेंग इस बात की वजह से बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाता और वो मो से हेल्प मांगता है। उसे सारे सिचुएशन बता देता है, पर मो का वही वाला जवाब था, बच्ची को सच बता दो। बेचारा हेंग उसे बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम यही कहोगे, पर मेरी हेल्प करो प्लीज। लेकिन मो उसकी हेल्प करने से साफ मना कर देता है। वीकेंड के दिन बॉस बहुत अच्छे से रेडी होकर बाहर जाते हैं। बच्ची को बड़े प्यार से झूठ बोलते हैं कि वीकेंड के दिन भी उन्हें काम करना पड़ रहा है, कितनी दुख की बात है। पर बच्ची भी बड़े अच्छे से झूठ बोलते हैं कि हाँ डैड, आप काम करेंगे ना तो ज्यादा पैसे कमाएंगे। बॉस के जाते ही बच्ची और हेंग के मिशन शुरू हो जाते हैं। दोनों मूंछ और कलरफुल बाल लगाकर उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां बॉस जाने वाले थे।
कुछ ही देर में बॉस भी वहां पहुंच जाते हैं और जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो मो को कॉल करते हैं, पर मो के बजाय हैंग का फोन रिंग होता है। बच्ची को हैंग पर डाउट होता है कि कहीं वो डैड का स्पाई तो नहीं है जिसे बच्ची पर नजर रखने के लिए उन्होंने रखा है। हैंग तुरंत ना बोलता है और बच्ची को कैसे बताए कि रियल प्रॉब्लम आखिर है क्या। बच्ची फिर बाथरूम जाती है और हैंग कॉल रिसीव करता है, पर बॉस की आवाज फोन से नहीं बल्कि बाहर से आती है। बॉस इतनी भीड़ में भी मूंछों वाले अपने हैंगनी को पहचान गए थे और बेचारे हैंग को उनके साथ जाकर बैठना पड़ा। बॉस उसे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि मैं अपनी बेटी को लेकर वरीड हूँ। लगता है वो आजकल किसी को डेट वगैरह कर रही है, अक्सर घर लेट से आती है, बहुत देर तक फोन यूज करती है। हैंग बोलता है मे बी कोई उसके स्कूल से ही होगा, पर बॉस बताते हैं कि वो ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। तो सच में बॉस की प्रॉब्लम बड़ी थी, पर बॉस अब अपनी प्रॉब्लम छोड़कर हैंगनी और अपनी बात करते हैं। उसे बताते हैं कि मैंने अपनी बेटी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ हिंट दिए हैं। ये सुनकर हैंग और परेशान हो जाता है। तभी बच्ची भी बाथरूम से वापस आ जाती है और हैंग को बॉस के साथ देखकर भागने के लिए कहती है। बॉस फिर बाथरूम का बहाना बनाकर केक लाने के लिए जाते हैं और ये दोनों भागने के बारे में सोचते हैं। तभी लाइट्स ऑफ होते हैं और उन्हें केक के साथ बॉस आते दिखाई देते हैं। वो दोनों तुरंत जल्दी से किसी कोना पकड़कर छुप जाते हैं और बॉस जैसे ही टेबल के पास आते हैं उनका हैप्पी बर्थडे आधे में ही रुक जाता है, क्योंकि हैंगनी तो वहाँ था ही नहीं। लेकिन उन्हें बगल में रखा पौधा हिलता दिखा। वो समझ गए कि उनका हैंगनी लुक्का छुपी खेल रहा है, पर इससे पहले कि वो हैंग को पकड़ लेते, मो आकर उनका केक पकड़ लेता है और कैंडल बुझा देता है और थैंक यू बोलता है। बॉस तो सदमे में चले जाते हैं, पर पूरे रेस्टोरेंट वाले उनके लिए क्लैप करते हैं। बॉस काफी नाराज और दुखी हो जाते हैं। वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। मोहन से कहता है कि हैंग को कुछ जरूरी काम था, इसीलिए वो नहीं आ पाया। अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे दे दो, मैं उस तक पहुंचा दूंगा। बॉस काफी दुखी थे। वो बस मो को केक देकर चले जाते हैं और ये लेने देने का वीडियो बच्ची रिकॉर्ड कर लेती है। हैंग उसे बोलता है ये तो इलीगल है, पर बच्ची भी स्मार्ट थी, इसीलिए तो हैंग के फोन से रिकॉर्ड किया था और ये वीडियो दिखाकर वो मो को बॉस से दूर रहने के लिए कहेगी और अगर वो नहीं माना तो सबके सामने उसे एक्सपोज कर देगी। इतना खतरनाक प्लान सुनकर बेचारा हैंग घबरा गया और ये वीडियो ले जाकर उसने मो को दिखाया। वो मो से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम इसमें फंस गए, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। मो से बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर सर झुकाकर मुझसे माफी मांगनी होगी तुम्हें। हैंग हाथ जोड़कर झुक जाता है और मो उसे गिफ्ट देता है, हैप्पी बर्थडे विश करता है। हैंग बहुत खुश हो जाता है कि मो को उसका बर्थडे याद है, लेकिन वो भूल गया कि कैलेंडर में इतने बड़े बड़े उसने अपने बर्थडे की डेट को मार्क करके रखा हुआ है, तो किसी को कैसे नहीं पता चलेगा। हैंग अपने गिफ्ट देखता है। मो उसके लिए हैंग के फेवरेट कैरेक्टर का टॉय लेकर आया था। हैंग उसे बोलता है इसका मतलब उस दिन तुम टॉय मॉल में इसीलिए गए थे। मो को उसके क्वेश्चन समझ नहीं आते कि इसे कैसे पता और किस दिन। और इससे पहले कि हैंग की पोल खुले वो टॉय बाहर निकालता है, लेकिन टॉय तो सेम नहीं निकला, बल्कि दुकान वालों ने मो को उल्लू बना दिया। उसे रियल कैरेक्टर के बजाय कुछ फेक कैरेक्टर के टॉय दे दिए थे। मो उसे बोलता है कि कल वो चेंज करवा देगा इसे। हैंग भी उसे बोलता है कि अब वो न्यू बाय है, वो भी उसके साथ जाएगा। मो ही खरीदेगा, बस हैंग उसकी हेल्प करेगा। फिर अगले दिन ही दोनों टॉय मॉल में पहुंच जाते हैं। वहां के ओनर को वो बोलते हैं कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, पर ओनर उन्हें बताता है ये वाला एंटिक पीस है जो आपको मिला है, दुनिया में बस 20 पीसेस ही हैं इसके। अगर आप बेचना चाहो तो मैं आपको 50,000 दे सकता हूँ। इसके साथ ही और भी लोग आ गए और वो भी हैंग से वो टॉय खरीदने के लिए रेडी हो गए थे। मो तो पैसे देखकर एकदम से टॉय बेचने के लिए रेडी हो गया था, पर हैंग रेडी नहीं हुआ। वो सबसे कहता है कि आप लोग चाहे मुझे कितने भी पैसे दे दो, पर मैं इसे नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड की तरफ से मेरे लिए फर्स्ट गिफ्ट है। फिर ओनर उस टॉय के साथ दोनों की फोटोज खींचते हैं और फोटो में हैंग एक अच्छी सी बात लिखकर उसे रख लेता है। दूसरी तरफ रात में ही जब बच्ची घर वापस आई थी तो डैड ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। वो बच्ची से कहते हैं कि बाहर जाओ तो मुझे कॉल मैसेज कर देना, मैं वरीड होता हूँ। और बच्ची डैड के गिफ्ट देख लेती है जिसे हैंग को देने के लिए उन्होंने तैयार किया था,
और गिफ्ट देकर वो अपना मन बदल लेती है। अगले दिन ही वो हैंक को मिलने बुलाती है, उसे वो गिफ्ट दिखाती है। एक जार में कई सारे छोटे छोटे कलरफुल पेपर्स के स्टार्स बने हुए थे और हर एक स्टार्स के अंदर बॉस ने अपने फीलिंग्स लिखे थे जो हैंक के लिए थे, पर बच्ची को लग रहा था कि वो मो के लिए है। वो हैंक से कहती है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं डैड के लिए रुकावट नहीं बनूंगी। उसने मेरे डैड को जीना सिखाया, उसकी वजह से डैड स्माइल करते हैं, तो मुझे उनकी लाइफ में मो की एंट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेचारा हैंक परेशान हो गया क्योंकि उसने खुद को प्रॉब्लम से निकालने के लिए मो को प्रॉब्लम में डाल दिया था। तभी बॉस वहां आ जाते हैं और हैंक तुरंत अपना मुंह छुपा लेता है, पर परेशान बॉस बच्ची को बोलते हैं, देखा मैं सही था, तुम किसी को डेट कर रही हो और मुझे बताया भी नहीं। तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर किसी को डेट करोगी तो मुझे बताओगी। यही है ना वो, मुझे भी इसकी शक्ल देखने दो जिसकी वजह से तुमने मुझसे झूठ बोला। पर जैसे ही वो हैंक को देखते हैं वो तो चौंक जाते हैं। बच्ची बोलती है, ठीक है तो अब सब कुछ सामने आ ही गया है तो खुलकर बात करते हैं। मुझे पता था कि आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, तो उसके बारे में पता लगाने के लिए मैंने हैंक से हेल्प मांगी थी। बॉस अपनी बच्ची को सॉरी बोलते हैं, ये तुम्हें बताने वाला था, बट बच्ची बोलती है कि वो एक आदमी है, राइट, मुझे इससे प्रॉब्लम थोड़ी है, हम 2025 में जी रहे हैं। बस बॉस उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसे बोलते हैं कि तुम जानना चाहोगी कि कौन है जिससे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो वो पर्सन ये आदमी है, और वो हैंक को अपने करीब लेकर आ जाते हैं। लेकिन बच्ची के लिए ये बात शॉकिंग थी क्योंकि कहाँ वो मो पर डाउट कर रही थी और कहाँ चोर उसके साथ साथ घूम रहा था। वो हैंक से दोबारा उसका नाम पूछती है और वो बताता है, नाम तो हैंक है पर आपके डैड हमेशा मुझे हैंक नहीं बुलाते हैं। बस बच्ची गुस्से से चीख पड़ती है। और इसी के साथ ओसांस लव का एपिसोड 4 यहीं एंड हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो।